जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है आशीष भारतवंशी। आपको श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदर्न भाग में श्रावण आज से शुरू हुआ है और नॉर्दर्न पार्ट में वो कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुका था। तो अब इस बात को समझो, श्रावण में हम लोग जो उपवास करते हैं उसका कोई साइंटिफिक रीजन है या नहीं है, या फिर वो एक सुपरस्टिशन है, या फिर वो उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रीजन है, इसे हम आज समझते हैं। तो भैया ऐसा है, श्रावण का उपवास क्यों रखा जाता है इसे समझने से पहले फास्टिंग क्यों रखा जाता है इसे हम समझते हैं, और फास्टिंग के साइंटिफिक और किस तरह से बेनिफिट्स है उसे हम समझते हैं। तो भैया एक ये भैया हमारे बाबू है, साइंटिस्ट बाबू, जापान वाले, इनका नाम है योशिनोरी ओशुमी। तो योशिनोरी ओशुमी जी को नोबेल अवार्ड मिला 2016 में। किसके ऊपर? उपवास के ऊपर रिसर्च करके। मतलब जो चीजें, जो हरकतें इतने सालों से हम लोग कर रहे थे उस पर रिसर्च कोई और कर गया और नोबेल भी वही ले गया। अब नोबेल क्यों मिला? तो इन्होंने ये पाया कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने के वजह से हमारे बॉडी में एंटी एजिंग प्रोसेस फास्टन अप हो जाती है। एंटी एजिंग प्रोसेस यानी कि भैया जब तुम 60 के रहोगे तो भैया तुम 40 के दिखोगे, हाँ मेरी जान, ठीक है। और जब तुम 80 के रहोगे तब तुम 60 के दिखोगे, ठीक है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा क्यों होता है? तो यह कहता है कि जब तुम फास्टिंग करते हो तो तुम्हारे बॉडी में ऑटोफैगी एक्टिवेट हो जाती है। अब ऑटोफैगी क्या है इसे हम समझते हैं। देखो बाबू, मैं वीडियो ऐसे बना रहा हूं कि मम्मी लोगों को भी समझे, आंटी लोगों को भी समझे, दादा दादी चाची चाची को भी समझे, ठीक है। बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर समझते हैं कि जब तुम खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद में वो ब्रेक डाउन होते सेल्यूलर लेवल पे जाता है, ठीक है। क्योंकि भैया सेल से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से पूरा शरीर, ऑर्गन बना के पूरा शरीर बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद देख लेना यार एक बार, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब ये सेल्यूलर लेवल पे जाता है, फिर से बताता, सेल बनता है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन चिपक के पूरी बॉडी बनती है। तो जब सेल्यूलर लेवल पे चीजें जाती है तो वहां पे आप जब खाना खाते हो तो सेल्यूलर लेवल पे कंटिन्यूएशन में प्रोसेस हो रही होती है, और वो जो प्रोसेस हो रही होती है सेल्यूलर लेवल पे, तो उसके वजह से सेल्स को जो है वो शांतता नहीं मिलती। क्या समझे? सेल तुम्हारा ग्लूकोज सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, हर चीज सेल्यूलर लेवल पे होती है। तो हर एक सेल का काम अलग अलग है। सेल स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि हार्ट के सेल का कुछ और फंक्शन है ना, लीवर के सेल का कुछ और फंक्शन है। तो उसी तरह से जब आप गपर खाना खा रहे हो तो सेल कंटिन्यूअसली काम कर रहे होते हैं, और इसी की वजह से अगर आप कंटिन्यूअसली काम करोगे जैसे आप करोगे तो आपको सोने का समय नहीं मिलेगा, बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएंगी। उसी तरह से सेल अगर कंटिन्यू तुम खाते रहोगे तो सेल अपने आप को रिपेयर कब करेंगी? ऑटोफैगी में क्या होता है कि जब आप स्टार्व करते हो तो सेल ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड अदर सेल कंपोनेंट्स एंड यूज देम फॉर एनर्जी। ड्यूरिंग ऑटोफैगी cell destroys virus and bacteria and get rid of damaged structure. It is a process that is critical for cell health, renewal and survival. हो ऐसे जाता है कि जिस समय पे आप खाना कम खाते हो या फिर खाना नहीं खाते हो तो सेल को भी शांतता मिल जाती है। उसमें जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस जो घुसे हैं, जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, उसे भी सेल निकाल देती है। समझ में आ रहा है क्या? उसे भी सेल निकाल देती है। चल निकल पहली फुर्सत में, ऐसा बोल के उसको हकाल देती है, ठीक है। अब इसका एक और फायदा होता है, आपका इंसानी शरीर इतना होशियार है कि उसे समझ में आता है कि भैया काम कैसे करते हैं। जब आप उपवास करते हो तो उपवास के समय पे बॉडी अपना एचजीएच लेवल बढ़ा देता है। एचजीएच क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से इधर होता है पिट्यूटरी, वो सीक्रेट होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि उसको समझ में आ जाता है कि भैया ये खाना नहीं खा रहा, भैया खाना नहीं खा रहा, तो इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। सपोर्ट देने के लिए वो एचजीएच बढ़ा देता है। एचजीएच का काम ये होता है कि आपके शरीर में अगर कुछ इंजुरी होंगी तो उस इंजुरी को वो हील करता है। समझ में आया? वो आपके बोन डेंसिटी को अच्छा रखता है, वो आपके हेयर ग्रोथ को अच्छा रखता है। अभी समझ में आ रहा है? तो अगर आपके ब्लड में एचजीएच का प्रमाण अच्छा खासा है, आपके बॉडी में हार्मोनल लेवल में, आपके हार्मोन में अगर एचजीएच का प्रमाण अच्छा खासा है तो आपकी इंजरीज जल्दी हील हो जाएंगी। इसीलिए जब बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है,
डायबिटिक पेशेंट्स में इसीलिए इंजुरीज हील नहीं होती क्योंकि उनका शुगर बहुत ऊपर रहता है, इसीलिए फास्टिंग कराई जाती है कि भैया शांत रहो, एचजीएच बढ़ने दो और तुम्हारा इंजुरी हील हो जाएंगी। अब समझ में आ रहा? तो ऐसा पाया गया कि अगर तुम 3 दिनों तक फास्टिंग कर रहे हो तो 300% ज्यादा तुम्हारा एचजीएच बढ़ जाएगा। 24 घंटे करोगे तो कुछ अमाउंट में परसेंटेज में तुम्हारा एचजीएच बढ़ेगा। दैट इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी। अगर तुम्हारे शरीर में बहुत ज्यादा चर्बी है जैसे मेरे शरीर में, तो मेरा एचजीएच कम रहेगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूएशन में रोज फास्टिंग कर रहा हूं, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे खा रहे नहीं हो, इंटरमीडिएट फास्टिंग, 16 घंटे कुछ नहीं खाना, 8 घंटे के भीतर में सब कुछ खा लेना। भारत में एक बात याद रखना, भारत में आप किसी भी आश्रम में चले जाओ, बड़े से बड़े आश्रम में चले जाओ, वहां नाश्ता नहीं मिलता है। नाश्ता अंग्रेजों ने अपने केलॉग्स बेचने के लिए तुम्हें लगाई हुई आदत है। अपना केलॉग दूध चिवड़ा बेचने के लिए तुमको लगाई हुई आदत है। भारत के किसी भी आश्रम में चले जाओ, आपको सुबह 10:30 से 12 के बीच में एक नाश्ता मिलेगा और सीधा शाम को मिलेगा। बीच में आपको मिलेगा तो बीटरूट का जूस मिलता है या फिर गन्ने का भी नहीं, आपको गाजर वाजर का या फिर एप्पल का जूस दिया जाता है। ये सारे जूसेस जो है दैट हेल्प्स लाइक एन एसिड, वो आपके शरीर में जितना भी कचरा है उसको गलाने में काम करता है। वैसे ही आपको 11:30 से 12 के बीच में खाना मिलेगा और सीधा शाम को 6:30 8 के बीच में खाना मिलेगा, उसके बाद में खाना नहीं मिलता। तो ये जो गैप है ये स्पेसिफिकली प्रॉपरली 8 ही घंटे की गैप है और 16 घंटे आप बिना खाने के रहते हो। यही तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। हम बता रहे तुमको समझ में नहीं आ रहा था, वो जापानी बाबू ने बताया, तुमको लगा नन्यो करना पड़ेगा 16:8। अब आगे समझो, तो तुम्हारे एचजीएच का लेवल जब बढ़ जाता है इट हेल्प्स इन योर ओन बॉडी। तो अब हम इसका उपवास से क्या संबंध जो भारत में हो रहा है? अभी अलग अलग प्रकार के उपवास रखते हैं हम लोग, है ना। उसके पहले हम समझते हैं इसका एक और बेनिफिट क्या होता है। कैंसर क्या होता है इसे समझते हैं हम लोग। कैंसर इज नथिंग बट एन अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, कैंसर इज नथिंग बट एन अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। जब आपके शरीर में किसी भी जगह पे कोई ऐसी सेल आ जाए, देखो एक छोटे से भाषा में तुमको अगर समझाऊं तो जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, सेल्स अपने आप में रीजनरेट करते हैं, सेल्स अपने आप को बनाते हैं, सेल्स बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, स्पेशलाइज फंक्शन होता है सेल का। जैसे हार्ट के सेल का कुछ फंक्शन होगा, बोन मैरो जो सेल होता है उसका रेड ब्लड सेल बनाना उसका एक अलग फंक्शन होगा। लेकिन जो कैंसरस सेल होते हैं वो बहिन मां घुस जाते तुम्हारे शरीर के अंदर, उसका काम क्या रहता है उसको भी नहीं मालूम, बस घूमते रहते ऐसे और बढ़ते रहते। अब अगर अनवांटेड सेल आपके शरीर में बढ़ जाए, जैसे कि सपोज करो आपको इंटेस्टाइन वाला कैंसर है, अगर वहां पे अनवांटेड सेल बढ़ जाएगा तो जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है उसको ब्लॉक कर देगा। समझ में आ रहा है? या फिर किसी और जगह पे अगर वो बढ़ जाता है तो वो दूसरे ऑर्गन के ऊपर प्रेशर डालता है, उसका वो फंक्शन दबा देगा। इसी वजह से जैसे किडनी का कैंसर है या फिर उसका कैंसर है, वहां पे अनवांटेड ग्रोथ हो रही है तो वहां पे तो हिंडरेंस आ गया ना, तो हिंडरेंस आ गया तो उसका फंक्शन कैसे होगा। लेकिन अगर आप फास्टिंग करते हो और ये अनवांटेड सेल जो है ये सडनली कोई अनवांटेड चीजें आपके शरीर में जा रही है, जैसे कि आप कोका कोला पी रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, है ना, तो उसमें तला वाला है जिसका कोई काम ही नहीं है, शरीर उसको अगर निकाल नहीं पाई, अगर उससे कोई अनवांटेड सेल प्रोड्यूस हो गया, ये कैंसरस सेल ऐसे रहते हैं कि वो दूसरे सेल के चपेट में आ गए तो उसको भी कैंसरस बनाते बनाते जाते। अभी समझ में आ रहा है? तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो बॉडी ऐसी अनवांटेड चीजें अपने आप वो निकाल देंगी। देखना, फास्टिंग करके देखो बहुत दिनों तक आपका शरीर जो है ग्लो करने लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे आप क्यों नहीं करते? मैं 2 साल से बीमार हूं, बहुत ज्यादा बीमार था मैं, अभी फायदा हो रहा है। मेरा वजन 110 तक चले गया था, 110-105 किलो तक, अभी 90 पे आया हूं मैं, हो जाएगा। और ठीक है, अब व्हाट आर कैंसरस सेल समझ गए अपने आप को। तो जब हम फास्टिंग रखते हैं तो ये देखो इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आपको 8 घंटे के बीच में थोड़ा खाना है या फिर दिन में 2 ही बार खाना है और 16 घंटे का आपको फास्ट रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने उपवास पे। अब हम रखते हैं एकादशी। एकादशी का उपवास क्यों रखा जाता है बाबू? अब इस बात को समझो। अब ये थोड़ा सा इसमें हम ज्योतिष्य में जाएंगे। लोगों को लगता है कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को समझो, भारत का सनातन कल्चर और उसका साइंस इतना ज्यादा डेवलप था कि हमें यह समझता था कि अगर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल वो समुद्र के पानी पे असर डालता है तो हमारा शरीर भी तो 70% पूरा का पूरा पानी से बना है, तो क्या हमारे शरीर के पानी पे वो असर नहीं डालेगा? वो असर डालता है। इसीलिए आप एक बात को समझो, जब हम ये कहते हैं कि कोई बंदा पागल हो गया,
इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड होता है लूनाटिक, और लूनार यानी कि मून। चंद्र का सीधा सीधा असर आपके ब्रेन से है, उसे ब्रेन का देवता भी कहा गया है चंद्र को। तो समझो हम लोग एकादशी का उपवास क्यों रखते हैं। एकादशी यानी कि 11वें दिन, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में 11वें दिन और पूर्णिमा से अमावस्या के दिन में 11वें दिन, उस दिन मून का असर सबसे कम होता है हमारे ब्रेन के ऊपर। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए कोई भी सन्यासी अगर अपने हेड को शेव करेगा वो सिर्फ एकादशी के दिन अपने हेड को शेव करता है, क्योंकि बेस्ट टाइम होता है अपने हेड को शेव करने के लिए। बहुत लोग अमावस्या के दिन जब बाल निकालते हैं तो सीधा असर होता है उसके सर के ऊपर, या फिर पूर्णिमा के दिन, इसीलिए क्या जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बाहर मत निकलो घर के। समझ में आ रहा है, बिकॉज दैट कैन इफेक्ट योर ब्रेन। समझ में आ रहा है, लोग बड़बड़ करते हो अमावस्या पूर्णिमा के दिन, उसका कारण क्या है, वो यही कारण है कि तुम्हारे सर में, मतलब तुम्हारे ब्रेन में डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बक 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 करते। आयुर्वेदा में इसके बारे में दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में जा रहा, समझो एकादशी क्यों रखी जाती है कि भैया तुम इतने हफ्ते 2 हफ्ते में तुमने चबर 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 खा लिया, भैया एक दिन तो उपवास रखो, एक दिन तो शांति से रहो। लेकिन तुम उस दिन भी खाते जाते हो, क्या खाते, साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, फिर उसके बाद जलेबी खा रहे हैं ना, अदरक खा रहे हैं, सब खाए जा रहे हो। अदरक नहीं खाते पर खाए जा रहे हो, वो नहीं करना है हमें। एक दिन का हमें गैप देना है कि भैया कर लो, भैया सेल को भी ले, भैया रिपर कर लो, भैया चल। तो उसका अध्यात्म का महत्व तुमने जोड़ लिया विष्णु जी से। और एक होती है हमारी मई के महीने में आने वाली निर्जला एकादशी, उसका प्लैनेटरी इफेक्ट कुछ होगा हमारे शरीर पे, इसीलिए उस दिन पानी भी नहीं पीते। समझ में आ रहा है। अब वो उसका सनातन स्पिरिचुअलिटी से क्या महत्व है, रिलीजियस क्या महत्व है, आप जानो, मैं साइंस बताने की कोशिश कर, ठीक है। अब इसे समझते हैं। एक उपवास हम और रखते हैं, वो होता है नवरात्रि के उपवास। अब नवरात्रि में उपवास क्यों रखते हैं, आप ध्यान से सुनना। 2 नवरात्रि आती है हमारे यहां पे, 2 नवरात्रि आती है। एक आती है आपके मार्च और अप्रैल के सीजन के वक्त, और एक आती है आपकी सितंबर और अक्टूबर के सीजन के वक्त। ध्यान से देखना हमने कितना सटीक काम किया है। स्पेसिफिकली एकादशी विष्णु जी को दी। विष्णु जी कौन है, विष्णु जी इज अ प्रिजर्वर। समझ में आ रहा है। तो साल भर जो एकादशी चलेंगी अलग अलग, वो प्रिजर्वर करेगा, मतलब भैया तुम संभाल लो अपने शरीर को, वो प्रिजर्व करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि श्रावण के समय पे विष्णु जी निद्रा में होते, सोए हुए होते, फिर वो काम देते हम लोग शिवा को। वो क्यों देते अभी हम समझेंगे, देखो। लेकिन ये जो नवरात्र है, नवरात्र के वक्त देवी को काम क्यों दिया जाता है, उसका कारण क्या है समझो। नवरात्र के समय में, मार्च और अप्रैल के समय में, सितंबर और अक्टूबर के समय में, कभी भी कोई भी जानवर जब प्रजनन करता है, ये यूजुअली नवंबर और दिसंबर के समय में करता है, और कोई भी जानवर फिर श्रावण के समय में फिर से प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन। और उनके जो बच्चे होते हैं मोस्ट ऑफ द 3-4 महीने के बाद में, मार्च और अप्रैल या फिर सितंबर और अक्टूबर के समय में होता है। प्लस फूल सबसे अच्छे जो खिलते हैं, फूल देखना कब खिलते हैं, फूल खिलते हैं सितंबर और अक्टूबर के मंथ के बाद, सबसे बेहतरीन फूल, और फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में सबसे बेहतरीन फूल। तो ये क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ फेमिनाइन। ये औरतों का, स्त्री जाति का समय है, स्त्रीत्व का समय है। हमारे शरीर के अंदर भी फेमिनाइन और मस्कुलाइन है। लेकिन जब हम उपवास रखते हैं 9 दिनों का, और उपवास 9 दिनों का क्यों होता है समझो। जब हम 9 दिनों का उपवास रखते हैं तो उसमें 3-3 हिस्से में उसे डिवाइड किया जाता है। पहले 3 दिन होते हैं आपके तमस के, फिर 3 दिन होते हैं आपके रजस के, फिर 3 दिन होते हैं आपके सत्व के। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर रजस, तमस और सत्व तीनों है, आप उसे फील करके देखो, आप नहीं कर पाओगे। वाई? बिकॉज आपके शरीर में कंटिन्यूएशन में प्रोसेसेस चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको भूखा रखूं तो आपके शरीर में यहां गुड़गुड़ होगा, वहां गुड़गुड़ होगा, आपको लगेगा यार सर में ये है, यार हाथ मेरा ये है, कमजोरी आ रही, फिर आपको सड़ने लगेगा नहीं यार एडजस्ट बढ़ गया, अब मैं काम कर पा रहा हूं। जस्ट बिकॉज आपके शरीर का नियंत्रण आपके ऊपर आ जाता है, खाने का नियंत्रण आपके ऊपर आ जाता है। आपको क्या खाना है, कब नहीं खाना और क्या नहीं खाना, उसका नियंत्रण आ जाता है। तो पहले 3 दिन जो दिए जाते हैं वो आपके तमस को मारने के लिए दिए जाते हैं कि भैया 3 दिनों में तमस मार दे। फिर 3 दिन जो दिए जाते हैं उसमें होता है कि भैया रजस पे काबू कर ले। और फिर 3 दिन जो आप सेलिब्रेट करते हो वो होते हैं कि भैया सत्व को जीत ले। समझ में आ रहा है। जब आप इन तीनों गुणों को समझ लोगे, तमस, रजस, सत्व, इसे जीतने वाले 2 ही लोग हैं। पहले है शिवजी, इसीलिए उन्हें ही अर्धनारी नटेश्वर कहा गया, उन्हें महादेव कहा गया। और दूसरा व्यक्ति या फिर ईश्वर जिसे कहे हम, वो है श्री कृष्ण।
उन्होंने अपने रजस तमस और सत्व के गुणों को जीत लिया और वो आगे निकल गए, इसीलिए हमने उन्हें पूर्ण अवतार कहा विष्णु जी का, इसीलिए वो संपूर्ण अवतार है। समझ में आ रहा है? जो कृष्ण लीला में जो लीला वाला भाग है वो उनका फेमिनाइन हिस्सा है, समझो। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, जब कृष्ण जयंती आएंगी उस समय हम इसको फिर से देखेंगे। तो ये जो तमस रजस और सत्व है, ये 9 दिनों में आपके शरीर में आप जब इसे जीत लेते हो वाया उपवास, अपने शरीर के ऊपर पूर्ण कंट्रोल कर लेते हो, इसीलिए शरीर के इन तीनों गुणों पे कंट्रोल करने की वजह से हम 10वां दिन सेलिब्रेट करते हैं और उसे हम कहते हैं विजयादशमी, कि आपने इन तीनों गुणों के ऊपर विजय प्राप्त किया, इसीलिए विजयादशमी। और ये गुण ये समय स्पेसिफिकली फेमिनाइन को डिवोटेड होता है, इसीलिए आप अपने शरीर के अंदर के फेमिनाइन को भी समझ पाओ और संपूर्ण जीवन की तरफ आप बढ़ो कि आपके शरीर में मस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों है, उसे समझो। इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि होती है, समझ में आ रहा? एंड दैट इज रिलेटेड टू फेमिनाइन। अब आते हैं हम लोग श्रावण सोमवार के उपवास के पास। अब समझो, अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने जितने भी उपवास रखे एकादशी के, वो हमने 2 हफ्ते में एक बार रखे, लेकिन श्रावण के समय में चल रहा होता है मॉनसून, और मॉनसून में सनलाइट होता नहीं है, और सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट है आपके मेटाबॉलिज्म से, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कि भैया 6 बजे के बाद खाना क्यों नहीं खाना? क्योंकि सूरज नहीं होता तो बॉडी में हीट प्रोड्यूस नहीं होती, अग्नि शांत हो गई होती है, इसीलिए आप डाइजेशन आपका वीक हो जाता है, तो आप रात को खाओगे तो पचा नहीं पाओगे, 4:30, 5, 6 बजे तक खा लो। समझ में आ रहा है? और श्रावण के समय में वैसे ही मॉनसून नहीं होता, तो जो एकादशी हम 14 दिनों में एक बार सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो मॉनसून के समय में, श्रावण के महीने में हम लोग 1 हफ्ते में एक बार करते हैं कि भैया 1 दिन उपवास रखो भैया, और हो सके तो महीना भर एक ही टाइम खाओ भैया, और 1 दिन पूर्ण उपवास रखो भैया। अभी समझ में आ रहा है? इसमें दूध वर्जित होता है। क्यों वर्जित होता है? क्योंकि दूध हम पचा नहीं सकते श्रावण के महीने में, क्योंकि डाइजेशन वीक है, इसीलिए वो विष का काम करता है, और जो भी विष का काम करता है वो हम चढ़ाते हैं शिव जी को। अभी समझ में आ रहा है? समझो, ठीक है। और 3 महीने 2 देवी देवताओं, जैसे शाक्ता हमने देख लिया कि नवरात्र उनको है, एकादशी विष्णु जी की है, तो श्रावण का महीना इज अ महीना ऑफ डिस्ट्रॉइंग द बैड एलिमेंट्स फ्रॉम योर बॉडी। अगर आप ज्यादा खाना खाते हो ना श्रावण के महीने में, तो समझना आपको स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए डिस्ट्रक्शन का काम किसका है? शरीर में से गंदगी निकालने का डिस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा? दैट इज शिवा। सो सेल्यूलर लेवल पे प्रोसेस हो, इसीलिए हम लोग श्रावण के महीने में उपवास रखते हैं। तो ये इसके पीछे का साइंस है। देखो, आध्यात्मिक चीजें क्या है वो आप जानो, या फिर मैं जानूंगा तो भी फिलहाल नहीं बताना चाहता, किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक महत्व है उपवास का, और वो सभी को करना चाहिए। समझो, द मोमेंट यू गेट इनटू द उपवास, आप जैसे फास्टिंग करते हो, आपके शरीर के ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, क्योंकि आपको समझेगा ना कि कैसे हमें भूख कब लगती है, भूख क्यों नहीं लगती। भूख का सीधा सीधा संबंध साइकोलॉजी से भी दिया जाता है कि बहुत लोगों को टीवी देखते देखते खाना खाने की आदत होती है, तो जब वो टीवी देखते हैं उनको सडनली भूख लगती है। लेकिन आप जब उपवास रखते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं भैया, मुझे तो खाना खाना ही नहीं था, और मुझे खाना नहीं खाना था तो मैं बिना खाना खाए भी पढ़ाई कर सकता हूं। तो आपके साइकोलॉजी में भी उसका इफेक्ट होता है। समझ में आया? सडनली आपको एचजीएच बूस्ट होने की वजह से आपको एनर्जी वैसी मिलना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हम लोग श्रावण में उपवास रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो बहुत से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो प्लीज इस पे कमेंट कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अपना ध्यान रखिए, जम के उपवास करिए और शंभुनाथ का नाम लेते रहिए।